गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैसेज करके मेरे को ये बता दो कि आवाज़ आपको आ रही है सबको। एक बार सब लोग प्लीज़ मेरे को। यस सर, आ रही है आवाज़। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐड हो चुके हैं। अभी और बाकी है, अभी 165 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता एंड देन चंद्रभूषण, आर्ची, अभिषेक, अदिति, आदित्य, आकाश, अक्षत, Aman. Lot of students are already joined. Anushka, Ayush. Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। हम 5 मिनट बाद क्लास चालू करेंगे। अभी 193 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अभी कम से कम 20-25 बच्चे और आना बाकी है। चलिए तो जल्दी सब लोग आ जाइए। और गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। I can see a lot of messages right now. We are starting in next 2 minutes, I think. 2 मिनट बाद हम चालू कर देंगे। ओके, एक बार आखिरी बार मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, क्योंकि अब मैं फाइनली हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। कोई भी मेरे को मैसेज करके बता दो कि एम आई ऑडिबल। आवाज़ आ रही है मुझे। आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे कैसे आएगी? प्लीज़ मैसेज मी ताकि हम स्टार्ट कर सकें क्लास को। ओके, यस, आवाज़ आ रही है। चलिए, वेरी नाइस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं अपना एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन वापस आप लोगों को देता हूं। वैसे कल बहुत सारे लोगों ने वेबिनार, सेमिनार जो भी हुए थे पिछले 2-3 दिन के अंदर, वो अटेंड किए होंगे।
एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो अब ईगर हैं कि सर हमको क्लास ज्वाइन करना है, जबकि आपका फाउंडेशन का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। पर हमने आपको इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश की है कि अर्ली बर्ड ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदे मैंने आपको ऑलरेडी सेमिनार के अंदर बता दिए हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ ने आपको ऑलरेडी बहुत सारे फ़ायदे बता दिए होंगे। अब देखो, अब ये 200 बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी 215 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अभी हैं, 217 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास अभी जूम मीटिंग में दिख रहे हैं। तो सोचो आप 200 बच्चे अगर अर्ली बर्ड में हैं, इट मीन्स इन 200 को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा जो कि बाकी बच्चों को नहीं रहेगा, जो कि अभी कर क्या रहे हैं, बेसिकली अभी घर में ही बैठे हैं। घर वाले ज़्यादा बाहर घूमने तो उनको दे नहीं रहे, कहीं वो घूमने और ट्रिप पे तो जा नहीं रहे, ना ही वो इंदौर में इधर उधर घूम रहे हैं। तो प्रैक्टिकली बेटर है कि आप उन 3 घंटों को प्रोडक्टिव कर पा रहे हो, फ़ायदे जो है उसका जो है वो उठा पा रहे हो। कुछ बच्चे और मैसेज कर रहे हैं, यही बातें रिपीट किया था अभी। हाँ, मैं भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज़ एवरीवन। मैं कर देता हूँ खुद ही इसे माइक म्यूट कर देता हूँ सब बच्चों का, ताकि फालतू का डिस्टरबेंस ना हो। यस, मैंने ही कर दिया सबका माइक म्यूट। सर बैच एक्सटेंड करना 15 मिनट, ऑफकोर्स मैं एक्सटेंड करूंगा। जब हम 11:15 बजे चालू कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अगली बैच लगभग 12:15 के आसपास ही रहेगी। 1 घंटा हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अनम्यूट करने की परमिशन हटा दीजिए। ठीक है साहब, ये भी मैं कर देता हूँ। अनम्यूट करने की परमिशन भी मैंने हटा दी। अब सब म्यूट है, अब म्यूट हो जाएंगे सब। तो यस, और फाइनली अब आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मैं मैसेज बोर्ड पे देख ही रहा हूँ, आप मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो भी मैसेज कर दीजिएगा। और लेट्स बिगिन, हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और अब मैं फालतू की बातें ना करके मेन मुद्दे पे आता हूँ। और मेन मुद्दा है कि साहब हमें आज कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है। एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ सीए इंटर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉस्टिंग। इसका पूरा नाम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पर हम उसको सीधी सिंपल भाषा में कॉस्टिंग जो है उसके नाम से जानते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 100 मार्क्स कवर करता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये जो सब्जेक्ट है ये 100 नंबर पूरे कवर करता है। और मज़ेदार बात है, ये 80% तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 20% इसमें थियरी आती है। मतलब हमारा जो मेजर पोर्शन है ना इस सब्जेक्ट का, वो बेसिकली प्रैक्टिकली है। और मैं तो इवन ये बोलता हूँ कि आप पूरे 100 नंबर के प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हो। वो कैसे? 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक थियरी क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो बच्चे चाहें तो थियरी क्वेश्चन को छोड़ के पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी अटेंड कर लेते हैं अगर उनको थियरी में दिक्कत आती है तो। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम थियरी भी पढ़ेंगे आखिरी के 7 दिन के अंदर, या जैसे भी हमको टाइम मिलेगा हम इस 20 मार्क्स की थियरी को भी कवर करेंगे। पर मेजर पोर्शन जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का है, हमें उसे ही सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग। अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी बात करेंगे। पर मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली हमें किस तरफ ले जाएगा, इस सब्जेक्ट का हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, हमारी जर्नी कैसे चालू होगी। मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली आपके खून में बनियागिरी डालेगा। आपने गांधीगिरी सुनी होगी, लेकिन राजस्थानी लोग हैं तो उनको तो मेरे हिसाब से बनियागिरी सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मारवाड़ी आदमी है, जैन आदमी है, माहेश्वरी आदमी है, उन लोगों को तो बनियागिरी सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके तो खून में ही बनियागिरी है। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको भी तो बनियागिरी सिखानी पड़ेगी। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको बनियागिरी सिखाएगा। ये सब्जेक्ट बताएगा कि कैसे पैसा बचाया जाता है, कैसे पैसा खर्च करने से पहले हम 10 बार सोचें कि इस खर्चे को एग्जैक्टली कहाँ लगाया जाए। आपने बताया, सुना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो ना बड़े चीमड़ किस्म के इंसान होते हैं। सुना है क्या ऐसा आपने? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीमड़? चीमड़ मतलब होता है कंजूस, बड़े ही मक्खी चूस टाइप के इंसान होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग। क्या इसमें सच्चाई है? ऑफ कोर्स है। अब क्यों नहीं होगी, मैं उसका एक बड़ा बेसिक सा रीजन बताता हूँ। सीए इंटर लेवल पे 100 नंबर और सीए फाइनल लेवल पे अगेन 100 नंबर। मतलब प्रैक्टिकली किसी आदमी को 3 या 4 साल तक रोज यही पढ़ाया जाए और यही सिखाया जाए कि भैया कैसे कॉस्ट बचानी है, कैसे पैसा बचाना है, कैसे गर्लफ्रेंड को 5 स्टार होटल ले जाने से पहले पानी पूरी का लालच देना है।
ताकि समझ गए आप लोग। तो ये सब जो है, ये सब एक्चुअली इन 3-4 सालों में जो सीखा होता है ना, वो सीए बाद में जाके अप्लाई करता है। और जब वो बाद में जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करता है, तो वो अपने आप कंजूस तो बन ही जाएगा। अरे यार, आप क्लाइंट का पैसा बचाने का सोचोगे तो एक बड़ा सिंपल सा कोट है कि कोई चीज़ दूसरों पे तब लगाई जाए जब वो खुद पे लगा दी जाए। मतलब दूसरों को बोलने से पहले खुद पे वो चीज़ अप्लाई कर। तो चार्ट अकाउंटेंट अगर किसी और को बोल रहा है पैसा बचाने का, तो ऑफ कोर्स पहले वो खुद भी अपनी डेली लाइफ में वो सारी चीज़ें अप्लाई करता है। और एग्जैक्टली इसी कारण से ये सीए लोगों की जो बिरादरी है, ये थोड़ी सी कंजूस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग तो लगाते हैं, फोकट का खर्चा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल में जाके नाश्ता कर रहे हैं और 5 स्टार होटल में जाके बाल कटवा रहे हैं, क्यों भैया, शौक है। नहीं साहब, सीए लोगों को ऐसे शौक नहीं होते हैं, ना ही वो क्लाइंट को ऐसे शौक के बारे में सजेशन देते हैं। उल्टा क्लाइंट जो ऐसे शौक पालता है, सीए उसको समझाता है कि बेवकूफ, पैसा बचा, आगे जाके दिक्कत होगी तो यही पैसा काम आएगा। तो हम ये चीज़ जो है वो हमारे जीवन में इसीलिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको 200 नंबर का सब्जेक्ट, 100 नंबर का इंटर में और 100 नंबर का फाइनल में कॉन्स्टेंटली यही बात बताता है कि भैया पैसा बचाओ, पैसा कहाँ कम लगेगा, कैलकुलेशंस करो, देखो कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, ताकि हम खर्च करने से पहले 10 बार सोच लें। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये एग्जैक्टली आपको उसी तरफ ले जाएगा। और मैं आपको बनियागिरी सिखाने वाला हूँ। आपके खून में बनियागिरी आ जानी चाहिए, चाहे वो बाय बर्थ हो या नहीं हो, लेकिन हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बोल सकते हैं कि भैया हमारे अंदर भी बनिया बुद्धि है। ठीक है, तो भैया चालू करें। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप वैसे ही हो जैसे हमने सुना था। ऐसा क्या सुना था भैया आपने मेरे बारे में? मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा और बहुत ही सिंपल सा प्राणी हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अब हम सबसे पहले बात कर सकते हैं कि साहब ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़े, उसके पहले यार एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि यार ये एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होता है। हमारा जो पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है ना, वो निकल के आता है कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कि भैया कॉस्ट का मतलब क्या है। आप मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि कॉस्ट का मतलब आपके हिसाब से क्या है। मैं अब कमेंट्स देखूंगा आप लोगों के। एक आ रहा है सब एक्सपेंसेस हैं, वाह। एक आ रहा है लागत है। एक्चुअली लागत हिंदी मीनिंग है, तो अगली बार हम कभी भी डेफिनेशन की बात करें तो प्लीज आप उसका हिंदी मीनिंग मत बताइएगा। कॉस्ट लागत है, पर कॉस्ट का मतलब क्या है? ओके, इट्स एक्सपेंस, परचेज वैल्यू, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इनकम लेस प्रॉफिट, expenditure, operational cost of product, price in order to acquire a facility, value of goods, किसी an expenditure incurred or outcome of money, purchase value, expense, production cost, factor of production का expense, full value of good, expenditure incurred to acquire item, all the expenditure incurred, okay, price less profit, wow, actual value, expenses incurred, production cost, okay, बहुत सारे, परचेज वैल्यू, वाह, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखो एक अच्छी चीज़ है जूम क्लास की, अगर हम क्लास में बैठते हैं ना तो 200 में से 10 बच्चे आंसर देते हैं, क्योंकि बाकी 190 बच्चों को पता नहीं किस चीज़ की एक शर्म रहती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यार जूम क्लास में सब बच्चे दिल खोल के आंसर देते हैं। तो यार ये एक मज़ी बड़ी मतलब एडवांटेज है जूम क्लास का, कि दिल खोल के हर बच्चा अपना आंसर बोल सकता है, उसको कोई शर्म करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। रिक्वायर द पेमेंट बिफोर इट कैन एक्वायर और डन, ओके। देखो अब जनरल जो आंसर्स आते हैं जो मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिले, एक है साहब मनी वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बेसिकली जितने भी खर्चे हम कर रहे हैं। एक आ रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत सारे बोल रहे हैं सब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन में लगने वाला खर्चा उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, सेल माइनस प्रॉफिट, ओके, सेल माइनस प्रॉफिट तो फॉर्मूला है, वो कॉस्ट नहीं है। वो कॉस्ट बेसिकली, सेल माइनस प्रॉफिट इज ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? सेल माइनस प्रॉफिट इज नॉट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। एक आ रहा है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। तो अब बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे हिसाब से। अब हमें एग्जैक्टली डिस्कस कर लेना चाहिए कि कॉस्ट क्या है। देखो जो पहला आंसर आया ना, दैट इज सर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैं बोलूं कि साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट होती है, तो ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि
आप कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, अपन एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आज की तारीख में। आपने नाम सुना ही होगा, कोका कोला। ठीक है, आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी फूड बेवरेजेस या बेवरेजेस बनाने वाली कंपनी कोका कोला। ठीक है, ये कंपनी पता है अपने प्रोडक्शन कॉस्ट शायद एक बॉटल पे 2 रुपए, 1 लीटर की बॉटल पे 2 रुपए इनकर करती होगी। अल्टीमेटली आप बताओ अपने को पिला क्या रही है? अपने को जो पिला रही वो है तो पानी जिसमें थोड़ा सा एयर डाला हुआ है और फ्लेवर डाला हुआ है। तो आप सोचो जिस स्केल पे लोग काम कर रहे हैं, क्या उसको उस पानी की कॉस्ट 2 रुपए लीटर से ज़्यादा आती होगी? आप पैकेजिंग भी मिला लो तो 2-3 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि इनका स्केल बहुत हाई है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, तो ऑफकोर्स इनको प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आएगी। और सर यही बॉटल ये लोग एवरेज मान लेते हैं 20 से 30 रुपए में बेच रहे हैं, या एम आई करेक्ट? ऑफ कोर्स कोको कोला जो है वो 20 या 30 रुपए के अंदर इस तरह की बॉटल, और महंगी भी हो जाती है लेकिन डिपेंड करते हैं, 20 से 30 रुपए पर लीटर में वो कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा है। तो अभी जो बच्चों ने बोला सर प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट या सेल माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट, तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो यार कोको कोला की प्रॉफिट तो 28 रुपीज आ जाएगा। कोको कोला 28 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 2 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेच रहा है। एक्चुअली आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। कोको कोला जितना पैसा प्रोडक्ट को बनाने में लगाता है ना, उससे कई गुना पैसा उस प्रोडक्ट को बेचने में खर्च कर देता है। ये बहुत हाई है एज कंपेयर टू उसकी बनाने की कॉस्ट। आप खुद सोचो वो किन लोगों को हायर करता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो थम्स अप या पेप्सी या उस तरह के जो भी एड्स आते हैं, आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि भैया उसमें हमेशा एक सुपरस्टार ही उस एड को कर रहा होता है। पहले जैसे थम्स अप का एड सलमान खान कर रहे थे सब, अभी शायद रणवीर सिंह है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े स्टार्स को लोग हायर करते हैं। ये क्रिकेट के स्पॉन्सर्स जो हैं वो बन जाते हैं, मतलब 800 900 1000 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप के क्रिकेट टूर्नामेंट में पे कर देते हैं। दिशा पाटनी को भी हायर कर रखा है कि कोको कोला ने? मेरे को तो पता ही नहीं था ये बात। ओके, तो दिशा पटनी जो है उसको हायर किया हुआ है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो नाटा सर को बोलना दिशा पटनी के बारे में। नाटा सर की फेवरेट है दिशा पटनी, मुझे पसंद नहीं है पर दिशा पटनी नाटा सर को बहुत पसंद है। जब नाटा सर क्लास लेने आए ना, तब आप दिशा पटनी का नाम जरूर लेना नाटा सर के सामने, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। ठीक है, चले। तो मुद्दा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट ये कंपनीज पता है मार्केटिंग करने में, सेलिंग करने में खर्च कर देती है। इसका मतलब अगर हम ये बोल रहे कि कॉस्ट मतलब सिर्फ बनाने की लागत, बनाने की कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट की डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो कंपनी का 28 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, जबकि कंपनी 10-15 रुपए तो सिर्फ मार्केटिंग में खर्च कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर देती है, उस सामान को पहुंचाने में खर्च कर देती है, प्लस एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च कर देती है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट बोलना सही नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, जैसे सैमसंग है। सैमसंग पता है अपने रेवेन्यू का 5 से 10% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। तभी तो आप देखो फोल्डेबल फोन सबसे पहले लाने वाला कौन था? सैमसंग। ऐसा बोलते कि उनके पास आज से 5 साल के आगे की टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है। वो इतना थिन फोन बना देंगे कि आप उसको ऐसे रोल करके भी कैरी कर सकोगे, इस लेवल तक की टेक्नोलॉजी अब भी उनके पास अवेलेबल है। basically they are spending 10 to 15% of their revenue just for the sake of R&D, just for research and development। क्यों? क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही उसी चीज पे टिका हुआ है। तो भैया सैमसंग क्या अपने R&D की कॉस्ट प्रोडक्ट से नहीं वसूलेगा क्या? क्या सैमसंग जो रिसर्च कर रहा है क्या उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी क्या? ऑफ कोर्स जुड़ेगी यार। तभी तो आप देखना कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब सैमसंग लेके आता है तो हमेशा हाई प्राइसेस पे देता है। आप देखो अभी सैमसंग फोल्ड 2 जो आया है 1,30,000 1,40,000, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आज से साल भर बाद ये 1 लाख रुपए के अंदर बिकेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो लोग अपनी R&D की कॉस्ट रिकवर कर चुके होते हैं, फिर वो लोग बस अपनी प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास कॉस्ट कम होती है तो अपनी प्राइस को भी रिड्यूस कर देते हैं। मतलब ये बोलना कि सर सिर्फ बनाने में लगने वाली लागत ही प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी, रॉन्ग है। मार्केटिंग कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, सेल्स प्रमोशन कहाँ जाएगा, वारंटी कहाँ जाएगा,
R&D कहाँ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये है कि कॉस्ट मतलब एक बच्चा बोला टिल द पॉइंट ऑफ सेल जो खर्चा हुआ वो कॉस्ट है, ये भी गलत है क्योंकि सेल के बाद भी तो वारंटी एक्सपेंसेस होते हैं। आपने माल बेच दिया, उसके बाद कस्टमर आपके पास में आएगा, सब चीज खराब हो गई रिप्लेस करके दो, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो आएगा। तो ये बोल देना कि टिल द पॉइंट ऑफ सेल जो खर्चा हुआ है वही हमारी कॉस्ट होगी, वो भी गलत है। मतलब प्रैक्टिकली कॉस्ट की डेफिनेशन को हम लिमिटेशन में रख ही नहीं सकते। अगर आपने उसको लिमिटेशन में रखा तो बबल फूट जाएगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं डालोगे, सब तो डालोगे। तो हम कॉस्ट की डेफिनेशन को पता है बहुत जनरल और शॉर्ट रखते हैं। तो क्या है कॉस्ट की डेफिनेशन, आप नोट कीजिए। कॉस्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। कॉस्ट मतलब एनी अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज और एनी जॉब। जॉब मतलब बेसिकली कोई टास्क या कोई ऑर्डर आपको मिला है, उसको हम कॉस्ट के अंदर जॉब बोलते हैं। तो व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आप कुछ और डेफिनेशन जोड़ोगे ना तो कोई कंट्रोवर्सी आ जाएगी। जो बच्चों बोले आउटफ्लो ऑफ कैश, तो कैश का आउटफ्लो भी सिर्फ कॉस्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि कैश के अलावा हो सकता है आउटफ्लो किसी और चीज का हो, नॉन मॉनेटरी चीज हो, या मॉनेटरी भी हो तो काइंड में हो। तो आउटफ्लो ऑफ कैश is also not a right definition. What is right definition? Any amount which is spent or incurred on product or services or any job. Any amount, चाहे वो कैश हो, चाहे वो किसी काइंड में दिया हो, कुछ भी दिया हो यार, अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को के लिए मैंने खर्चा किया है। चाहे बनाने के लिए किया हो, चाहे बेचने के लिए किया हो, चाहे रिपेयर करने के लिए किया हो, चाहे वारंटी के लिए किया हो। एक कस्टमर मेरे पास आया और बोला कि साहब ये प्रोडक्ट मुझे बना के दो, और बनाने के बाद मुझे वारंटी वारंटी सब चाहिए। तो इन सब में जो खर्चा हुआ है कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इंक्लूड होगी। तो इसका सिंपल मीनिंग है एनी अमाउंट विच इज स्पेंट और इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज और एनी जॉब। जॉब का मतलब होता है ऑर्डर। क्वेश्चन आ रहा है साहब अंशिका अग्रवाल का, ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब कस्टमर मेरे पास एक ऑर्डर लेके आया कि साहब मुझे ये चीज़, मान लीजिए आप एक बेकरी के पास में केक का ऑर्डर लेके गए और आपने बोला मुझे केक ऐसा चाहिए, उसमें इतने फ्लेवर्स होने चाहिए, ऊपर किटकैट लगा देना, नाम लिख देना, ये कैंडल लगा देना, वो लगा देना। अब आपने कस्टमाइज काम करवाया, तो वो बेकरी वाला क्या करेगा, उस केक को बनाने में जो जो खर्चा उसने किया होगा वो सब ऐड करके आपको बता देगा कि साहब केक की कॉस्ट ये प्लस मैं इसमें इतना प्रॉफिट चार्ज करूंगा, इतने में आपको केक मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर जॉब में उसने जो जो खर्चा किया वो सब जोड़ेगा, तो वो सब उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो बेसिकली जॉब मतलब एक स्पेसिफाइड ऑर्डर है। स्पेसिफाइड मतलब कुछ कस्टमर कोई कस्टमाइज ऑर्डर आपके पास में लेके आया है, आप वो टास्क उसको करके दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं जॉब। ऐसी कई सारी कंपनीज है जो ऐसे कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेती है, जैसे मशीनरी बनाने वाली कंपनीज हो गई। अब हर कंपनी को अलग अलग तरह की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से फिर वो ऑर्डर लेके उसके हिसाब से काम करते हैं। फिर वहाँ पे एक यूनिट नहीं होती, वहाँ पे एक ऑर्डर के हिसाब से पूरा काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एनी जॉब। तो मेरा एक प्रोडक्ट है फिक्स, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर अलग अलग तरह के ऑर्डर लेके आ रहा है तो वो जो ऑर्डर है उसको हम नाम देते हैं जॉब। एक क्वेश्चन आ रहा है सर तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कॉस्ट बनेगी। एनी अमाउंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ वो मॉनेटरी हो, इवन इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कॉस्ट के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना खुद का शॉप जो है वो यूज़ कर लिया, एक या खुद की एक जगह यूज़ कर ली मैंने फैक्ट्री में, तो इवन जो मुझे रेंट आने से रह गया, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो भी हम कॉस्ट मानेंगे। आज मान लीजिए मेरे को 8,000 रुपये रेंट आ सकता था, लेकिन मैंने वो 8,000 रुपये का रेंट लेने की जगह अपनी फैक्ट्री में अपनी ज़मीन को यूज़ कर लिया, तो ऑफकोर्स मैं वो 8,000 रुपये को अपनी कॉस्ट मानूंगा। तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट स्पेंड हुआ है, नॉट डायरेक्टली कैश फ्लो हुआ है, पर कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि पैसा कुछ गया नहीं है लेकिन पैसा आने से रह गया है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर आती है। तो कोई भी खर्चा किया हो या इनकर हुआ हो, वो जो इनकर है ना, इनकरेंस मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट भी उसके अंदर आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? ओके, अक्रूवल आएगा, ऑफ कोर्स अक्रूवल आएगा। मैं बार बार ये बात कर ही रहा हूँ कि कैश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चाहे कैश हो, चाहे आपने काइंड में किया हो, चाहे अभी दो चाहे बाद में दो, ऑफ कोर्स इनकरेंस बेसिस पे कॉस्टिंग चलता है।
खर्चा होना चाहिए, चाहे पैसा आज लगे या कल लगे, अल्टीमेटली खर्चा तो होना ही चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मम्मी को बोला मम्मी मम्मी मम्मी, बोले क्या, मैंने नया आईफोन 12 खरीद लिया। अच्छा पागल हो गया है क्या? मम्मी बोलती पागल है, तूने आईफोन 12 खरीद लिया? बोले मम्मी सिर्फ 5,000 में। कैसी बात कर रहा है, बाकी क्या? बोले बाकी ईएमआई में धीरे धीरे देना है। तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे वाह ताली बजाओ, 5,000 में मिल गया। मम्मी को पता है ना, पैसा आज नहीं तो कल तो देना ही देना है ना। तो इनकर तो हो गया ना, चाहे वो 10 महीने में देना पड़े या एक साथ देना पड़े, अल्टीमेटली बच्चे ने मोबाइल तो 75,000 का खरीद लिया है ना, ऑब्लिगेशन तो आ गया है ना पे करने का। सो इसका मतलब ये है कि चाहे इनकरेंस हो, पैसा अभी जाए या बाद में जाए, अगर खर्चा हो गया है, ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो गया है, तो ऑफ कोर्स आपको वो भी कॉस्ट माननी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग ऑफ कोर्स जुड़ेगा, अक्रूवल है, अक्रूवल में वो सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, भैया खर्चा होना चाहिए, पैसा आज दो या कल दो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन तो आप लोगों ने कॉपी में नोट कर ही ली होगी। ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं कि आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, और जितनी बड़ी बना सकते हो उतनी बना लो। कॉस्टिंग में 2-3 कॉपीज तो ऐसे ही भर जाएगी, और कॉपी थोड़ी ढंग ढंग की बनाना, क्योंकि कॉपी हमारे लिए बहुत काम की रहती है कॉस्ट, क्योंकि हम जितने भी सॉल्यूशंस कॉपी के अंदर करेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत काम आए। तो कॉपी को बहुत प्रॉपर बनाइएगा, एकदम बहुत ज़्यादा रफ कॉपी मत बनाइएगा, तो आपको रिवीजन थोड़ा सा और लगेगा, दिखेंगे नहीं प्रॉपर लेटर्स। थोड़ी ठीक ठाक मॉडरेट क्वालिटी की कॉपी लीजिएगा। बड़ी कॉपी एक ले लो, दो ले लो, आपको आगे लेनी ही पड़ेगी, तो 200-300 पेज की कॉपी तो आप कम से कम ले ही लीजिए। ठीक है, नोट्स अलग और प्रैक्टिकल के अलग बनानी पड़ेगी। आप अभी एक ही कॉपी बना लीजिए, नोट्स और प्रैक्टिकल की अलग अलग कॉपी बनाने की। थ्योरी के लिए मैं आपको अलग से नोट्स दे दूंगा, तो थ्योरी तो उसी में कवर हो जाएगी, आपको उसको कुछ लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए एक ही कॉपी बनेगी, ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स अलग लिखने प्रैक्टिकल अलग। हम एक ही चैप्टर को एक साथ करते जाएंगे। देखो कॉस्टिंग ऐसा नहीं है पहले मैं आपको पूरी थियरी लिखवा दूँ और उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँ। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट हम एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिकली चालू करेंगे। तो थियरी ऐसा नहीं, अब हमारा क्या है, इंटर लेवल पे आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पहले हम आपको बोले चलो 2 दिन हम पूरी थियरी लिख लेते हैं फिर उसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। नो, मैं आपको सीधे दूंगा एक एग्जाम्पल, ये सिचुएशन है साहब, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताओ, फिर हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ना चालू। तो प्रैक्टिकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिक्वेंस में जाना पड़ेगा, एक ही कॉपी के अंदर वो प्रॉपर सिक्वेंस। कॉस्ट में कोई एमसीक्यू नहीं आता है, 100 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एमसीक्यू आपको मिलेंगे टैक्सेशन और लॉ के अंदर। अकाउंट्स और कॉस्ट में कोई एमसीक्यू नहीं, 100 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थियरी मैंने बता दी, पर कोई एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा है नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने लग जाएंगे तो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 10-10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कितने पेजेस की कॉपी बनानी है? अभी बेटा अभी बनाया, जितने पेजेस की बनानी है बना लो, कम ही पढ़ने वाली है। कितने 800 पेज की कॉपी तो नहीं बनाओगे ना, 800 पेज भरने वाले हैं हम। तो आप बस जितने पेज की पॉसिबल हो उतने पेज की हो, तो आपको वैसे भी कॉपीज और ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली होगी, और ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कॉस्ट का मतलब क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हम आते हैं, और वो ये है कि सर एक मज़ेदार बात, सर ये तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ कॉस्ट है, पर अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज़ का। सर कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड होगी, और आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉस्ट में, ये सवाल आता है साहब कि कौन सी चीज़ें कॉस्ट में आएगी और कौन सी चीज़ें कॉस्ट में नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब मुझे अगेन आपके कमेंट्स चाहिए, जल्दी मुझे फटाफट चैट में बताओ कि सब क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में आनी चाहिए। आपने कुछ नाम सुने भी होंगे और पढ़ा होगा, बताओ भैया कॉस्ट में क्या क्या खर्चा आएगा। अब आप खर्चों के नाम बताओ मेरे को। एडवर्टीजमेंट अभी मैंने बताया, ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट आएगा, यस एडवर्टीजमेंट आएगा, एक तो मैंने लिख दिया साहब एडवर्टीजमेंट। और आ रहा है मार्केटिंग, रेंट, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, वेजेस एंड सैलरी। यस, वेजेस एंड सैलरी भी लिख देता हूँ, ये भी कॉस्ट के अंदर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स आएगा, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करते हो, ये ऑफ कोर्स आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कॉस्ट के अंदर आएगी।
और फ्यूल, पावर, डेप्रिसिएशन, यस सब आएगा, सब आएगा, यस। अब यस आफ्टर सेल्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी, ये वही सब है जो बच्चे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। कमीशन, पैकिंग ऑफ कोर्स आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल के बिना कॉस्ट कैसे बने, मतलब कैसे भी कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनेगा रॉ मटेरियल के बिना, तो रॉ मटेरियल भी आएगा, सब बहुत सारी चीज़ें आएगी, सब आएगा, सब जो खर्चा हम एक प्रोडक्ट को बनाने में कर रहे हैं। पर अब सवाल आता है क्या नहीं आएगा। अब आपके सामने डेफिनेशन है, कोई भी खर्चा प्रोडक्ट पे किया गया है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ेगा। अब मुझे चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में नहीं आनी चाहिए, मतलब कंपनी वो खर्चा तो करती है पर वो चीज़ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, सैलरी वेजेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यस, एक आया सबसे पहले, यस मैं सबसे पहले ले लेता हूं इनकम टैक्स, ये आपके चैट्स में ही आया है इनकम टैक्स। फिर एक और आया डिविडेंड, डोनेशंस। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों, मैं आपको सबका लॉजिक बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ जो चैट्स में आ रहा है वो सब लिखते जा रहा हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ या गुडविल राइट ऑफ जो अपन लेते हैं वो, यस। और आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपन इंटरेस्ट की बात अभी करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो। फिक्स कैपिटल परचेज, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, ओके। अब जो मैंने नाम लिखे हैं इनके पीछे का लॉजिक मैं सबसे पहले बता दूं, हम और देख लेंगे जो भी चीज़ें आती है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ें मैंने कॉस्ट में से हटाई क्यों हैं। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स। सब इनकम टैक्स को मैं कॉस्ट में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है। मान लेते हैं साहब ये एप्पल पेंसिल है, मान लीजिए एक कंपनी है, अभी एप्पल का तो अपन चलो कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो इस तरह की पेंसिल बना रही है, ठीक है। बनाने में कॉस्ट आती है 6000, और इस एप्पल पेंसिल को वो लोग बेचते हैं 10,000 में, 4000 वो लोग प्रॉफिट के नाम पे कमा लेते हैं, ठीक है। 6000 की पेंसिल की कॉस्ट को 10,000 में बेच के कितने का प्रॉफिट कमाते हैं, सब कितना मार्जिन जोड़ते हैं, 4000 का, और सेल करते हैं 10,000 के अंदर। इनकम टैक्स वाले उनको बोलते हैं कि जो 4000 का प्रॉफिट आपने कमाया है उस पर 30% टैक्स भरो, 1200 रुपए। अब ओनर का ऐसा बोलना है कि नहीं, 6000 की जो पेंसिल बनी है उसमें 1200 का टैक्स जोड़ेंगे और फिर 4000 का प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो 7200 में 4000 का प्रॉफिट जोड़ के हम इसको 11200 में बेचेंगे। प्रोडक्ट बोलता है 1 मिनट, ये पेंसिल की आवाज आई और पता है पेंसिल क्या बोलती, रुको क्या हुआ पेंसिल, क्या दिक्कत है, बोले 1 मिनट। कॉस्ट मतलब क्या, जो तेरे में लगा हो इस पेंसिल में लगा हो, को पेंसिल बोलेगी मेरे में लगा हो, मेरे रिलेटेड लगा हो, वो कॉस्ट है। जो खर्चा जो पैसा मेरे कारण देना पड़ा हो वो कॉस्ट है। मुझे तो 4000 चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो 6000 की लागत ही लगी है, ये 4000 तुम्हारा है मेरा नहीं है। ये पेंसिल बोल रही है ओनर को, पेंसिल क्या बोल रही है ओनर को कि ये 4000 तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कहाँ है। नहीं आ रही बात समझ में। आप मुझे बताओ इस पेंसिल को अगर मैं 6000 की बनी है 6000 में ही बेच देता तो क्या आपको कोई इनकम टैक्स लगता, कॉस्ट नॉट, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। मतलब ये जो 4000 है ये ओनर ने अपने लिए प्रॉफिट कमाया है, उस पे सरकार ओनर से टैक्स मांग रही है। मतलब इट्स ए काइंड ऑफ ए पर्सनल एक्सपेंस जो कि ओनर को खुद बियर करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट उसका पैसा क्यों देगा, प्रोडक्ट तो बोलता है मेरे को तो मेरे खर्चे से मतलब है, बाकी तुम देख लो तुम्हारा। तो क्या मैं 1200 रुपए के टैक्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
क्यों नहीं ऐड करूंगा? क्योंकि क्या ये प्रोडक्ट के ऊपर किया गया खर्च है या प्रोडक्ट के बनाने बेचने के कारण किया गया एक्सपेंस है? नॉट एट ऑल। ये जो खर्चा हुआ है ये प्रैक्टिकली ओनर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया है, उसके कारण हुआ है। आज ओनर अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता तो उसको सिर्फ 300 रुपए का टैक्स लगता। आज वो प्रॉफिट नहीं जोड़ता तो भी प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई था ना, उसको तो अपनी कॉस्ट चाहिए थी, मिल गई। ये सारा प्रॉफिट तो ओनर ले जा रहा था, तो ओनर टैक्स भरे, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्यों जोड़ रहे हो? मेरे नाम पे इल्जाम लगा रहे हो, मेरे नाम पे बद्दुआ ले रहे हो कस्टमर से, जबकि ये प्रॉफिट तुमने कमाया है, प्रोडक्ट के कारण थोड़ी लगा है। इसीलिए हम इनकम टैक्स को कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट के कारण हुआ ही नहीं है। तो ये लॉजिक है जिस कारण हम इनकम टैक्स को एक्सक्लूड करते हैं। इट्स काइंड ऑफ ए पर्सनल एक्सपेंस, इट्स एन एक्सपेंस जो कि ओनर को बियर करना चाहिए। इसका बर्डन ओनर खुद अपनी जेब से भरेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट में कभी भी इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स होने के कारण हम इसका बर्डन ओनर पे ट्रांसफर, कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करते, ओनर इसका बर्डन अपनी जेब से भरता है। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में कभी भी हम इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। बच्चों का डाउट आ रहा है सर कॉर्पोरेट टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही है जो कि कंपनीज के ऊपर लगता है, तो इनकम टैक्स मतलब वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स किसी भी तरह के डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। एक सवाल आता है जीएसटी को लेके, वो हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको जीएसटी भी पढ़ाऊंगा, किस्मत से ये सब्जेक्ट भी मेरे पास ही है, तो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि जीएसटी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अब अगला आता है साहब डिविडेंड। हमने डिविडेंड पे किया, हमने डिविडेंड रिसीव किया। पहली बात तो डिविडेंड रिसीव करने को तो हम कॉस्ट मान ही नहीं सकते, वो तो हमारी अदर इनकम है, ठीक है, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में चली जाती है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा अकाउंट्स के अंदर। बात डिविडेंड देने की हो रही है। डिविडेंड देना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। डिविडेंड देना कभी भी कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो तो आप ओनर को प्रॉफिट बांट रहे हो, एक तरह से प्रॉफिट बांटना इज बेसिकली डिविडेंड देना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना डिविडेंड देना है। गुडविल राइट ऑफ भी वही है। तो डिविडेंड और प्रिमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, ये सब बेसिकली प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशंस हैं। हम प्रॉफिट्स को अलग अलग रिजर्व्स में ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी जेब से पैसा चला गया है। अल्टीमेटली हम गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल का रिजर्व है उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड हम अल्टीमेटली हमारे ओनर्स को पे कर रहे हैं। तो इसीलिए डिविडेंड भी ओनर को दिया गया प्रॉफिट है, तो ओनर को हम कंपनी खुद रख ले या ओनर को आगे ट्रांसफर कर दे, उससे प्रोडक्ट का क्या मतलब है, तो इसलिए भी हम डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करते। बच्चों का डाउट आ रहा है सर डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्या होगा? अरे जब डिविडेंड ही कॉस्ट नहीं है तो उस पर लगने वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैसे कॉस्ट बनेगा? अरे जिस चीज पे तुम टैक्स पे कर रहे हो वही चीज कॉस्ट नहीं है, तो फिर कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंक्लूड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सवाल हो रहा है कि सर प्रोविजंस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो, अगर आपने प्रोविजन प्रोडक्शन को लेके या सेलिंग एक्सपेंसेस को लेके बनाया तब तो बनेगा, लेकिन बेड डेट के प्रोविजन को आप कभी भी कॉस्ट मत मानना। जैसे अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है तो प्रोविजन फॉर बेड डेट कॉस्ट क्यों नहीं बनेगी? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बिक गया, प्रोडक्ट बिकने के बाद कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, आप मुझे बताओ इससे प्रोडक्ट का क्या कनेक्शन है? प्रोडक्ट तो प्रॉपर बना, प्रोडक्ट के बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोडक्ट में जितनी लागत लगनी थी वो सारी लग गई। आपका फेलियर है कि आपने सामने वाले से पैसा नहीं रिकवर कर पाए, इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कैसे बर्डन डालोगे? आज मुझे बताओ, आप बेड डेट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो हमने अगले कस्टमर की कॉस्ट बढ़ा दी। अगले कस्टमर को बोला बेटा तू बन गया है बकरा, क्योंकि अब तू तेरी कॉस्ट भी भरेगा और पिछले वाले जिसने मुझे पैसे नहीं दिए उसकी कॉस्ट भी भरेगा। ऑफ कोर्स नॉट यार, वो कस्टमर बोलेगा साहब माफ कर दो, मेरे को आपसे खरीदना ही नहीं है, क्योंकि तुम तो बेड डेट कर देते हो, तुम तो सारा का सारा माल जो है वो ऐसे लोगों को देते हो जिन लोगों को माल बेचना ही नहीं चाहिए, जो लोग पैसा रिकवर ही नहीं कर पाए, जिससे आप पैसा रिकवर ही नहीं कर पाओगे। इट मीन्स बहुत सिंपल है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिविडेंड तो वैसे भी नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट भी नहीं आएगा। पर हाँ, अगर कोई प्रोविजन प्रोडक्ट के खर्चे से रिलेटेड बनाया जा रहा है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर आप कोई प्रोविजन फ्यूचर प्रोडक्शन कंटिजेंसीज को लेके बना रहे हो तो ऑफकोर्स वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि कहीं ना कहीं वो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए ही यहाँ पे कर हो रही है।
आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ बहुत क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में एक्सक्लूड होती है। इनकम टैक्स, डिविडेंड, डोनेशंस क्यों? अगेन डोनेशन का प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप मुझे बताओ, जो कंपनी का डायरेक्टर था या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी अंतर आत्मा जाग गई, उनकी मोह माया दूर हो गई और उन्हें बोला हम तो कंपनी का बहुत सारा पैसा डोनेट कर देंगे। शेयर होल्डर ने भी परमिशन दे दी, डोनेट कर दो। यार इससे प्रोडक्ट को क्या संबंध है? मतलब पुण्य कमाएंगे डायरेक्टर और ओनर, और उसका पैसा भरेगा कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ाओगे तो कस्टमर से प्राइस ज्यादा लोगे, प्राइस ज्यादा लोगे मतलब कस्टमर से पैसा वसूलोगे। मतलब यहां पुण्य कर रहा है ओनर, पुण्य कर रहा है शेयर होल्डर, और पाप का भागीदारी कौन बन रहा है? पाप का भागीदारी बन रहा है कस्टमर, क्योंकि वो पैसा भरेगा उसके पुण्य का। बिल्कुल भी नहीं, ये खर्चा भी कस्टमर क्यों बियर करेगा? ये खर्चा कस्टमर बियर करने वाला नहीं है। मतलब डोनेशंस भी कस्टमर नहीं देगा, क्योंकि वो वॉलंटरी डोनेशंस कंपनी ओनर अपने प्रॉफिट से, अपने रिजर्व से भरने वाला है। अगेन इट्स ए डिस्क्रिशनरी, कि डिस्क्रिशन है ओनर का कि उसको डोनेशन देना है कि नहीं देना है। अगला आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों हम कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे या लेस नहीं कर रहे? देखो, बेसिकली कैश डिस्काउंट को हम इसलिए एडजस्ट नहीं कर रहे या उसके कारण कॉस्ट को कम ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश को जल्दी देने के कारण मिला है। अगर इसी जगह ट्रेड डिस्काउंट होता तो ऑफ कोर्स मैं ट्रेड डिस्काउंट को कॉस्ट में से माइनस करता, कॉस्ट में से मतलब कॉस्ट में कंसिडर करता कि हाँ वो मेरी कॉस्ट है या नहीं है। अगर क्यों? कारण सिंपल है कि साहब कैश ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अल्टीमेटली मिला ही नहीं है। लेकिन कैश डिस्काउंट ये है कि मैंने माल 100 में बेचा, मुझे लग रहा था बैंक का ब्याज, मैंने बैंक के ब्याज को बचाने के लिए कस्टमर को बोला कि तेरे को मैं 98 ही लूंगा, तो मुझे 3 महीने की जगह आज पैसा दे दे, उसको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये एक तरह की फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये कंपनी अपने फाइनेंसेस को, कैपिटल को अरेंज करने के लिए कर रही है। इसका प्रोडक्ट के बनने या बिकने से कोई कनेक्शन नहीं है। जो प्रोडक्ट है कैश डिस्काउंट के कारण ना तो उसकी प्राइस कम होगी ना बढ़ेगी। कारण ये है कि कंपनी अपने फाइनेंसेस को एडजस्ट करने के लिए, कैपिटल को कवर करने के लिए डिस्काउंट दे रही है। प्रोडक्ट के बनने या प्रोडक्ट के बिकने से इस डिस्काउंट का कोई कनेक्शन नहीं है। आज मुझे बताओ, सारा माल आपका कैश में बिक जाता तो डिस्काउंट होता ही नहीं। आज आपको कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती जल्दी, तो आप डिस्काउंट देते ही नहीं। मतलब इसका सीधे रिक्वायरमेंट आपके फाइनेंस के साथ है। ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये कॉस्ट में कभी भी कंसीडर नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा? सर ट्रेड डिस्काउंट सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो ऑफ कोर्स वो परचेज में से ही माइनस हो जाएगा। अगर आपने किसी को ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो सेल में से नेट होके आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट में इफेक्ट आ ही जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेल में से माइनस कर देंगे और ले रहे हैं तो परचेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्रिमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ क्यों नहीं आ रहे? अगेन ये एक तरह का रिजर्व है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस मतलब 5 साल पहले हमने कोई खर्चा कर दिया, धीरे धीरे उसका रिजर्व बना के उस खर्चे को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इसीलिए वो भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड होता है क्या? देखो, इंक्लूड एक्सक्लूड की बात मत करो, मैं सिंपल समझा देता हूँ। अगर आपने परचेज किया है 100 रुपए का और कंपनी ने आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप परचेज बाय डिफॉल्ट 95 ही मानोगे। और अगर आपने किसी और को 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने 100 रुपए की सेल करी और 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप बाय डिफॉल्ट सेल को 95 ही लोगे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट एडजस्ट होके ही आ गया। अगला आ रहा है, ये तो कैपिटल रिजर्व है सर, राइट ऑफ होता है शायद प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ ये रिजर्व है, रिजर्व है। मैं फिर बोल रहा हूँ कौन से रिजर्व्स हम कॉस्ट के अंदर कंसीडर करेंगे? सिर्फ वो रिजर्व्स, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एक तरह का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो कौन से रिजर्व हम कंसीडर करेंगे? सिर्फ वो रिजर्व जो प्रोडक्शन के कारण लगे हो, मतलब प्रोडक्शन के कारण रिजर्व बना रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का रिजर्व, क्योंकि मशीनें प्रोडक्शन के कारण, मैन्युफैक्चरिंग के कारण या प्रोडक्ट के कारण मेरी डिप्रिशिएट हो रही है, तो उसके रिजर्व को मैं काउंट करूंगा। लेकिन ये जो दूसरे रिजर्व्स हम बना रहे हैं, ये सब लीगल एक्सपेंसेस है, इनका प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। आज मुझे बताओ, मैं कंपनी फॉर्म में काम न करके मैं पार्टनरशिप फॉर्म में या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम करता, तो क्या मेरे को प्रिमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने पड़ते? मतलब इसका प्रोडक्ट के बनाने के साथ कहाँ कनेक्शन है?
ये तो आपके अदर फाइनेंशियल और लीगल चार्जेस हो गए, ये चीज़ें भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सर कैश डिस्काउंट रिसीव का क्या होगा? वो तो आपकी अदर इनकम है, वो तो कॉस्ट के अंदर वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉस्ट के अंदर तो हम सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं साहब, जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट तो P&L में अदर इनकम की तरह ट्रीट होती है, वो तो कॉस्ट के अंदर वैसे भी आने वाली नहीं। ठीक है, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, और डाउट्स हो तो बेटा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रोडक्ट कनेक्शन देखना है बस, ऑफ कोर्स यस, आपको प्रोडक्ट कनेक्शन देखना है, प्रोडक्ट के बनने, प्रोडक्ट के बिकने, या प्रोडक्ट के कारण कोई भी खर्चा लगा हो तो वो आएगा। एक और आता है सर, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैं अगर यहाँ पे एक्सपेंस के नाम पे लिखूं तो उसके लिए हम पे करते हैं रॉयल्टी चार्जेस, रॉयल्टीज बोलते हैं। रॉयल्टी मतलब मैं किसी और बंदे का डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा कार इंजीनियर है जिसने बहुत बढ़िया कार की डिज़ाइन मैन्युफैक्चर की है, उसके एरोडायनेमिक्स इतने बढ़िया हैं कि कार का माइलेज 5 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो उस बंदे की डिज़ाइन कंपनी ने खरीद ली। बंदा बोलता है कि यार मैं तो इसके बदले में आपसे हर कार पे एक रॉयल्टी लूंगा, कि एक कार जैसे ही आप बना के बेचोगे उस पर आपको 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे डिज़ाइन यूज़ करने के लिए। ठीक है, कंपनी ने बोला ठीक है यार, प्रॉफिटेबल है, अभी भी हम इस कार को अगर बेचे 50,000 रुपये ऊपर करके भी बेचे तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर पैसा देगा क्योंकि उसको 5 किलोमीटर पर लीटर का एक्स्ट्रा माइलेज मिल रहा है। क्या ये रॉयल्टी कॉस्ट का पार्ट बनेगी? ऑफ कोर्स रॉयल्टी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर ही तो खर्च हुआ है। आज मुझे बताओ, क्या आपके प्रोडक्ट की माइलेज बढ़ेगा तो आप कस्टमर से प्राइस एक्स्ट्रा ले सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूँ, मैं कस्टमर को ये बोल के ले रहा हूँ कि भैया तेरे को वैल्यूडेशन करके दे रहा हूँ ना, इस रॉयल्टी के कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, रॉयल्टी प्रोडक्ट के ऊपर ही तो खर्च हुई है, तो ऑफकोर्स ये रॉयल्टी आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगी ही होगी। ठीक है, लीगल चार्जेस टू गवर्नमेंट फॉर लाइसेंस ऑफ कोर्स जुड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल जुड़ेगा, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस जुड़ेंगे, नॉर्मल लॉस इंक्लूड होता है, कॉपीराइट का पेटेंट यस इंक्लूड होता है, कॉपीराइट के पेटेंट के अगेंस्ट में ही मैं रॉयल्टी पे करता हूँ, वो पेटेंट की ही रॉयल्टी होती है। एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा? अगेन इसके बारे में आपको बता दूं, हमको देखना पड़ेगा कि नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है, वैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बेटा उसको। नॉर्मल और एबनॉर्मल दो तरह की कॉस्ट होती है, नॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं जुड़ती है। तो टर्नओवर किस कारण से हुआ वो देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, वो हम आगे जाके फर्दर जो फ्यूचर में लेक्चर्स लेंगे उसमें हम नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट की जब बात करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। एम्प्लॉय टर्नओवर वाला पॉइंट जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी है हमारे सिलेबस के अंदर, तो आपको सारी बातें आगे जाके क्लियर कर दूंगा। एक और क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, इंटरेस्ट। मैं आपको बता दूं ये ढिंचैक पूजा है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ढिंचैक पूजा है। अब आप बोलोगे ढिंचैक पूजा क्यों है, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्शियल है, इस पर पता है बहुत कॉन्ट्रावर्सी है इंटरेस्ट को लेके। यार ब्याज को जोड़े या ना जोड़े, इंटरेस्ट को जोड़े या नहीं जोड़े, एक पक्ष बोलता है कि साहब ये फाइनेंस चार्जेस है नहीं जोड़ना चाहिए, दूसरा एक ऐसा सेगमेंट है जो ये बोलता है कि सर इंटरेस्ट तो हर कंपनी का एक क्रूशियल एक्सपेंस होता है तो वो जोड़ना चाहिए। तो इंटरेस्ट को अभी हम पेंडिंग रख देते हैं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कब इंटरेस्ट जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। अभी ये मान के चलो कि इंटरेस्ट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो जैसे ढिंचैक पूजा कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ लोग फैन है ढिंचैक पूजा के, और कुछ लोगों को एक आंख नहीं सूट होती है। तो मुद्दा ये है कि ये इंटरेस्ट के भी दो अलग अलग मतलब पहलू है, कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट को इंक्लूड करो, कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करो। तो हम इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, ये एक कंट्रोवर्सी है। जो कैरी मिनाटी को लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? कैरी मिनाटी तो सबको पसंद आता है, कैरी मिनाटी किसको नहीं पसंद आता? नहीं आता है? अच्छा, मेरे को तो अच्छा उसका यलगार गाना बहुत अच्छा लगता है, यलगार हो। ठीक है, तो ठीक है, और कोई डाउट? बहुत बढ़िया।
नो डाउट सर। ओके, अब कोई डाउट नहीं आ रहा है, बस बच्चे टाइम पास ही कर रहे हैं। चलिए, तो पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया है क्या क्या बातें कर ली हमने? हमने एक बेसिक बात कर ली कि साहब कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले जो पढ़ाया है उसको एक बार वापस बता देता हूँ। कॉस्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि एनी अमाउंट विच इज स्पेंट और इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन और ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्शन नहीं, ऑन एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑर्डर इज कॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड होगी, कुछ चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। एक बच्चों का डाउट आ रहा है, कॉस्टिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यूनिट से एसोसिएटेड है? नहीं, हमारे पास एक चैप्टर है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, जहाँ पे हम हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन और होटल, स्कूल्स, इन सब की कॉस्टिंग करेंगे। तो कॉस्टिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम उसका ओरिएंटेशन अभी मैन्युफैक्चरिंग का लेके चल रहे हैं, पर एक चैप्टर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का आएगा जिसमें हम टोल प्लाजा, हॉस्पिटल, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, इन सब की कॉस्टिंग भी देखेंगे। ठीक है? क्लेम पेड कॉस्ट है क्या? क्लेम किस चीज़ पे पे किया है? अगर आप बोल रहे हो साहब कोई एम्प्लॉय मर गया और उसे क्लेम देना पड़ा तो कॉस्ट में जुड़ेगा, अगेन नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल क्लेम्स होंगे तो कॉस्ट में जुड़ेंगे, एबनॉर्मल होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। हम आगे जाके बात कर लेंगे नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट के ट्रीटमेंट को लेके। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, तो मेरे को प्रोवोक कर लो कितना भी, मैं नहीं बताऊंगा इंटरेस्ट के बारे में। अभी हमने इतनी कंट्रोवर्शियल बात डिस्कस कर ली तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सॉरी, अभी इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है? और कोई डाउट्स नहीं दिख रहे हैं अब? चलो नहीं जी, इंटरेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। ओके, और कुछ? ओके, अब मेरे हिसाब से डाउट्स हो गए हैं ख़त्म। तो अब हम आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। और डोनेशंस के लिए एग्जांपल ले लो सर। बच्चे बोल रहे सर डोनेशन के बारे में क्या होगा, या ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको 3 बार बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट को आप ऐसे मत सोचो कि इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। सिंपल है, ट्रेड डिस्काउंट काउंट होता है। मैं फिर बता रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट को लेके, फिर मैं बात कर लूँगा डोनेशन की भी। ट्रेड डिस्काउंट के लेके फिर सिंपल सी बात बता रहा हूँ, परचेज है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस लेके ही परचेज मानोगे। मतलब 1 लाख रुपए का खरीदा, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मेरे लिए कॉस्ट 95,000 है। सेल की बात करूं, मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो मेरे सेल में से वो नेट होके ही आएगा। मतलब आप मान के चलो कि हम जो सेल और परचेज ले रहे हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही आएगी, पर नेट ऑफ कैश डिस्काउंट नहीं आएगी। हम कैश डिस्काउंट का कोई इफेक्ट कॉस्ट में नहीं लेंगे, वो अदर इनकम की तरह पीएनएल में सेट ऑफ हो जाती है, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? चले, अब हम डोनेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डोनेशन की बात करें, कैश डिस्काउंट बेटा अभी कंसीडर नहीं होगा कॉस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कैश डिस्काउंट क्यों कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट है। आप अपने फाइनेंसेस को एडजस्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दे रहे हो, प्रोडक्ट के लिए नहीं दे रहे हो। आप प्रोडक्ट के लिए कैश डिस्काउंट नहीं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, टर्नओवर डिस्काउंट होता है। आप कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको जल्दी कैश चाहिए, तो बिजनेस को अपने फाइनेंसेस के लिए कैश चाहिए, उसका प्रोडक्ट की बनाने या बेचने से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों नहीं आएगा? अगेन बता रहा हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लीगल चार्जेस का राइट ऑफ है। एक लीगल एक्सपेंसेस जो आपने शुरू में कंपनी को बनाने के लिए पे किए थे उसका राइट ऑफ है, प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आज मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करता और एज ए प्रोपराइटर ही काम करता तो क्या मुझे लीगल एक्सपेंसेस आते? क्या बिल्कुल भी नहीं। तो इसका प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है? अब एक और डोनेशन की बात आती है। अगेन वॉलेंट्री डोनेशन हैं, आप डोनेशन अपनी स्वेच्छा से, ओनर दे रहा है, शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि डोनेशन दे रहे हैं, पर क्या इसका प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से कोई कनेक्शन है? जी नहीं। डोनेशंस का अगेन प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से कोई कनेक्शन नहीं है। आज मैं डोनेशन दूं या ना दूं, आप अगर डोनेशन दोगे और उसे कॉस्ट में ऐड कर लोगे तो अल्टीमेटली आप डोनेशन का पैसा कस्टमर से वसूल लोगे। क्या आपने डोनेशन कस्टमर से वसूलने के लिए दिया है क्या? ये डोनेशन तो आप अपनी जेब से पे करोगे, इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, अगेन रेजिंग कैपिटल के एक्सपेंस को इंटरेस्ट बोलते हैं, हम नहीं जुड़ेंगे। लेकिन कंपनी में डोनेशन कोई देता थोड़ी है, तो हम डोनेशन देते, अगर दिया तो क्या सवाल आ रहा है सर, कंपनी में कौन डोनेशन देता है? नहीं देता है। पर मान लो सारे शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि हमको डोनेशन देना है साहब, और दे दिया, तो इसका बर्डन हम कस्टमर के ऊपर थोड़ी डालेंगे। ठीक है? ओके,
डिविडेंड वापस बता दो। अरे बेटा डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मुझे कोई खर्चा थोड़ी हुआ है, मैंने जो प्रॉफिट कमाया है बस को बांट रहा हूँ। डोनेशन रिसीव्ड अदर इनकम है बेटा, वो कॉस्ट में कैसे आएगा, वो तो अदर इनकम है। नॉर्मल लॉस की आगे जाके बात करेंगे। प्रोविडेंट फंड ऑफ कोर्स आएगा, वेजेस के अंदर प्रोविडेंट फंड जुड़ेगा, वेजेस प्लस पीएफ, सैलरी प्लस पीएफ जुड़ के आएगा। सीएसआर एक्टिविटी में डोनेशन दिया है, अगर ये डोनेशन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है तो ऑफ कोर्स जुड़ेगा, पर जो वॉलंटरी डोनेशंस हैं जो कंपनी अपनी स्वेच्छा से भरती है वो नहीं जुड़ेगा। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस आगे जाके बात करेंगे, एक पूरा हमारा अलग डिस्कशन होगा, उसमें हम नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की बात कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बस अब प्लीज़ आप लोग डाउट्स बंद कर दो, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की बात आगे जाके करेंगे, तो अभी प्लीज़ आप ज्ञान ना बांटें। सैलरी में अलोवेंसेस सब इंक्लूड होंगे बेटा, सैलरी, वेजेस, पीएफ, बोनस, अलोवेंस, ओवर टाइम सब इंक्लूड होके सैलरी बनती है, तो सब चीज़ें उनके अंदर आ ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का चालू करने वाले हैं। क्या है वो डिस्कशन? अपने पास नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स है। मैंने आपको बोला भी था कि अगर हमने 11-10 क्लास चालू करी है तो हम लगभग 12:15 तक क्लास लेंगे ही, और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को क्लास में, तो फिर हम आज का और डिस्कशन अच्छे से चालू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली, मज़ा आएगा अभी। चलिए, झकास लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम चालू करते हैं, और देखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये आपको पता होगा पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। कॉस्ट ट्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ट्रेसेबल होती है ना, ट्रेसेबल फाइंड आउट करने के अकॉर्डिंग, ट्रेस करने के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांटी जा सकती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? दो तरह की कॉस्ट होती है अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस करने के एंगल से दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक। सर अब सवाल आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, वाह, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, मैं लिख भी देता हूँ। इसको हम बोलते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट, और ये होती है नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। यस, इसका एक और नाम है, ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये आता है कि साहब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स, ओहो बहुत बड़ा सा आया, प्रोडक्ट विच आर डायरेक्टली, अरे वाह, एक आया हमारे पास में कमेंट, सर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वाह, क्या आंसर है, जो डायरेक्टली रिलेटेड हो डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन इज डायरेक्ट कॉस्ट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ओके, और चाहिए मुझे आंसर। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट इज डिवाइडेड, इनडायरेक्ट दैट कीप्स बिजनेस गोइंग एंड ऑपरेटिंग। ओके, जो खर्चा बिजनेस को चलाने में लगता है वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मीन्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस। बहुत सारे आंसर आ गए हैं। अब हमें एग्जैक्ट समझना है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। हम किसी भी एक बच्चे का नाम लेके मैं एग्जांपल लेता हूँ, शायद बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे पास सबसे पहले एक बंदा दिख रहा है, केशव सोनी। केशव सोनी जी, मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं आपके नाम पे कोई एग्जाम्पल बना सकता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। केशव सोनी जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक मुझे, मतलब आपको आपत्ति है? श्योर सर, ओके, धन्यवाद केशव सोनी जी। इन्होंने मुझे परमिशन दी है कि सर आप मेरे नाम पे एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। धन्यवाद, बाद में जाके आपको लगेगा कि आपने ऐसी परमिशन क्यों दी, पर अभी आपने परमिशन दे दी है, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा है कि साहब केशव सोनी जी जो है वो एक बार इंदौर से मुंबई गए। मुंबई क्यों गए? क्योंकि साहब
उनको इंदौर में खूब तलाशने के बाद भी उनको हमसफ़र नहीं मिला, मतलब अल्टीमेटली उन्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी, जो मिल भी रही थी वो ऐसी मिल रही थी जो सिर्फ रिचार्ज कराने के लिए, टाइम पास करने के लिए थी। तो केशव सोनी जी परेशान हो गए और बोले अब तो मैं मुंबई जाके सिद्धिविनायक के दर्शन करके ही कोई लड़की ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, तो भाई साहब चले गए मुंबई और दर्शन करे मंदिर के। उसके बाद दोस्तों ने बोला कि यार, या किसी ने बोला था कि यार वो एक मरीन ड्राइव है मुंबई में, ऐसे रिंग बनी हुई है, अगर आप लोग मुंबई गए हो तो वहां जाके रात को अ, केशव सोनी जी जो हैं वो समुंदर किनारे बैठ के भगवान को कोस रहे थे, या क्या बोलूं मैं, भगवान से बोल रहे थे कि भगवान अब तो मैं तेरे दरवाजे पे मुंबई तक आ गया, अब तो कुछ कर दे। और किस्मत देखो भाई साहब की, उन्हें वहीं उनकी हम सफ़र, उनकी क्या बोल सकते हैं, अब मेरे को थोड़ा हिंदी वर्ड ढूंढना पड़ेगा, उनको उनकी फ्यूचर जीवन साथी जो है वो वहीं पे मिल गई। ठीक है, और केशव सोनी जी ने बोला वाह भगवान, तूने तो छप्पर फाड़ के दिया है। अब केशव सोनी जी और उन्होंने साथ साथ में मरीन ड्राइव पे बहुत टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद अगले दिन भी वो लोग मुंबई में घूमने गए एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है, तो अब जब वो अगले दिन मुंबई में घूम रहे थे तो वो थोड़ा है ना टाउन एरिया में गए। टाउन एरिया बोलते हैं वहाँ पे बेसिकली गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ पे कबूतर उड़ाने गए। जो उनकी हमसफ़र थी, उन्होंने बोला कि चलो कबूतर उड़ाने चलते हैं और चने खिलाने चलते हैं, तो उन्होंने बोला बढ़िया है, चलते हैं, बढ़िया अच्छी चीज़ है। तो दोनों कबूतर उड़ाने गेटवे ऑफ इंडिया चले गए। अब कबूतर तो उड़ गए, ठीक है, अब क्या करें। अब देखा गया कि साहब जस्ट उसके पीछे ताज होटल है। ठीक है, तो केशव सोनी ने बोला अच्छा ये ताज होटल है, अच्छा है, मैंने नाम तो बहुत सुना था। तो जो साथ में मैडम थी उन्होंने बोला हाँ मैंने भी नाम सुना है, पर उनकी आंखों में ये दिखा कि उनके अंदर भी जाने की इच्छा है। केशव सोनी जी बहुत बार इग्नोर कर दिए, तो लड़की ने मुंह पे बोल ही दिया कि मुझे तो ताज में जाना है, मैं तो तभी मानूंगी कि आप मेरे ही हमसफर हो जब मुझे ताज में जाके कुछ पिला दो या खिला दो। ठीक है, तो केशव सोनी जी की आंखें फटी रह गई, बोले बाप रे क्या बात कर रही है। ठीक है, पर अब इंप्रेशन तो क्रिएट करना था, और साहब ये एक ही तो भगवान ने इतनी मुश्किल से हम सफर दिया है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ें। तो केशव सोनी जी एक प्रॉमिस पे बोले कि हाँ मैं तेरे को अंदर ले चलूंगा, कि अंदर जाके सिर्फ अपन चाय पियेंगे। ठीक है साहब, अब केशव सोनी जी जो है वो अंदर गए। अंदर जब वो एंटर हुए तो सबसे पहले चौकीदार ने केशव सोनी जी को सलाम ठोका। केशव सोनी जी एकदम अंदर से गदगद हो गए, बोले इतनी इज्जत तो आज तक कभी नहीं मिली अपने को, पहली बार इतनी इज्जत। ठीक है, लेकिन अब मिली तो मिली। अब केशव सोनी जी को सलाम ठोका, अंदर जाके मैनेजर ने बोला, रेस्टोरेंट का रास्ता दिखाया। केशव सोनी जी ने देखा कि वाह क्या सुंदर होटल है, क्या शैंडलियर लगा हुआ है, क्या रिसेप्शन है, क्या फ्लोरिंग है, इटालियन मार्बल लगा हुआ है, सुंदर सा झरना है। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप लोग, बंदी के साथ है भाई साहब, और पहले तो उन्होंने ऐसे ऐसे कंधे पे हाथ रखा होता, जैसे ही ताज में गए तो एकदम एकदम रॉयल कपल की तरह दोनों साथ में अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वाह कितना सुंदर है। अब अंदर जाके रेस्टोरेंट में जाके केशव सोनी जी बैठे, वेटर ने चेयर पीछे खींची, प्रॉपर सब क्रॉकरी सब प्रॉपर रखी, और चाय सर्व की। चाय वॉज गुड, इट वॉज ओके। रामू काका जैसी चाय थी, बढ़िया, अदरक मार के कोई दिक्कत नहीं थी, मसाला भी बराबर था, बढ़िया, दोनों ने चाय पी। अब सवाल है, बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च है, पहले ही बता दूं मेरे एग्जाम्पल रिसर्च में है, प्लीज, इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, इट्स ए रिसर्च। ठीक है, अब केशव सोनी जी जो है, केशव सोनी जी बोल रहे मैं चाय नहीं पीता, बेटा लड़की जो करवाएगी ना वो सब करना पड़ेगा, और लड़की बोलेगी गोमूत्र पी तो गोमूत्र भी पीना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो बोलना मत कि चाय नहीं पीता मैं। ओके, तो मुद्दा ये है कि केशव सोनी जी और दोनों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद आया बिल। अगेन केशव सोनी जी की आंखें फटी की फटी। 1,000 प्लस टैक्स का बिल आया, अपन मान लेते हैं 1,000 रुपए का बिल आया दो चाय का। अब भाई साहब ने कॉस्टिंग तो पड़ी थी, खून में बनियागिरी तो थी, पर लड़की के सामने कुछ बोल नहीं पाए, 1,000 रुपए का बिल पे कर दिया। 1,000 रुपए का बिल पे करने के बाद जब वो चेंज वेंज के लिए वेट कर रहे होंगे या कहीं भी होंगे, तो केशव सोनी के दिमाग में विचार आया कि साले 1,000 रुपए छीन लिए मेरे से। ठीक है, पिलाया क्या, दूध था चाय के अंदर।
ऑफ कोर्स ताज में जाएंगे तो पानी वाली चाय तो मिलेगी नहीं, दूध था, अदरक थी, चाय पत्ती थी, शक्कर थी, शक्कर भी कम थी। मेरी तो इच्छा रही थी 3 गुना डलवा लूं, लेकिन बोला नहीं लड़की के सामने शर्म के मारे, पर पैसे तो 3 गुना के ले रहे। तो शक्कर भी कम, अदरक थी, चाय पत्ती थी, दूध था। सोनी बोलता है यार इन्होंने भली सबसे महंगी, दुनिया की सबसे महंगी गाय का भी दूध उपयोग में ले लिया होगा, तो भी इतना सा दूध कितने का आया होगा? 10 रुपए का। चाय पत्ती भी मान लेते हैं दुनिया की सबसे अच्छी हो, तो भी इतनी सी चाय पत्ती 5 रुपए की। फिर बोला अच्छा बनाने वाला कितना भी बढ़िया हो, चाय तो ओके ही थी ना, 10 रुपए उसके भी मान लेते हैं। मतलब 2 चाय किसी भी हालत में 30 या 40 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी, लेकिन उसके 1000 रुपए छीन लिए। आया खून खोल रहा है अंदर से, बिल्कुल खोलेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि खर्चा करने से पहले खून खोले, ताकि तुम बनिए बनो, ताकि तुम अपने क्लाइंट का भी पैसा बचा सको। तो केशव का भी खून खोला कि साले 1000 रुपए में जो चाय उन्होंने पिलाई कितने में बनी होगी? 20-30 रुपए में, और क्या। अब 970 रुपए का प्रॉफिट ताज कमा रहा है 2 चाय के ऊपर। एक्चुअली केशव सोनी बहुत गलत सोच रहा है। केशव सोनी ये नहीं सोच रहा है कि जो चौकीदार ने सलाम ठोका है ना, उसका भी पैसा केशव से ही लिया हुआ है। जो चौकीदार ने सलाम ठोकने के अंदर मैनेजर ने आपसे हेलो किया ना, उसका भी पैसा केशव से ही लिया जाएगा। और आगे जाके वेटर ने अगर आपकी चेयर पीछे करके आपको बिठाया है, तो उसका पैसा भी आपकी चाय से ही वसूला जाएगा। और अगर वो जो एसी है, वो एसी जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा था, वो जो झरने थे, उसका पैसा भी कहीं ना कहीं आपकी चाय से वसूला जाएगा। लेकिन केशव को ये सब उस चाय में दिख नहीं रहा है। उसे पता है क्या दिख रहा है? उसे सिर्फ दूध, चाय पत्ती, शक्कर और अदरक दिख रही है। उसे उस चाय बनाने वाले की मेहनत दिख रही है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बाहर चौकीदार ने सलाम ठोका, उसका पैसा भी अल्टीमेटली आपकी चाय में जोड़ा गया है। मतलब मेरी बात यहां खत्म होती है कि हम जो कॉस्ट प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार अच्छा ये तो इसमें लगा होगा, इतना इतना लगा होगा, वो हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कॉस्ट होती है जो हम उस प्रोडक्ट में से ट्रेस ही नहीं कर पाते, हम ये देख नहीं पाते कि ये कॉस्ट भी उसमें लगी होगी। वो सारी नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। हम इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। मेरा एग्जाम्पल अभी मैंने ख़त्म कर दिया है। केशव मोदी जी, जो भी आपका, सोनी मोदी जो भी, आई एम नॉट गेटिंग इट, पर हाँ केशव जी थैंक यू सो मच, आपने आपका नाम का उपयोग मुझे करने दिया। और हम इस एग्जाम्पल को एक बार वापस कल रिवाइज करके एग्जैक्टली हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइए कैसी लगी आपको क्लास। और विद इन 5 मिनट्स इसी मीटिंग में, आई एम नॉट लिविंग द मीटिंग, इसी मीटिंग के अंदर आशीष गोयल सर आपको आके डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाएंगे, और बाकी डिस्कशन हम कल बहुत सारा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आशीष गोयल सर विल बी ज्वाइनिंग इन 2-3 मिनट्स, तो आप मीटिंग में बने रहिएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी के आ जाइए, और बाकी डिस्कशन 12:40 बहुत लेट हो जाएगा बेटा, 12:40 तो नहीं, क्लास हम 12:14 हो रही ना, विद इन 3 to 4 मिनट्स चालू कर देंगे। सो जो भी शेड्यूल है, आप देखो, आप भी घर में बैठे हो तो शेड्यूल का चेंज का लफड़ा मत रखो। हम विद इन 5 मिनट्स आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, 12:40 से नहीं, अभी से चालू करेंगे। आशीष गोयल सर आपको 45-50 मिनट्स पढ़ाएंगे, फिर आप खाना खा लेना। अभी आप खाने का मत रखो, खाना आप 1:15 बजे के बाद खा लीजिएगा, 1 बजे के बाद खा लीजिएगा, ठीक है? ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी डिस्कशन कल करते हैं। बाय बाय, एंजॉय, मीटिंग चालू है।